Hello everyone, I hope you all are doing well. So today in this video, we will discuss the topic of class 11 physics of the chapter oscillation. Today in this video, we will discuss about oscillation due to a spring. Basically, एक spring की वजह से oscillations कैसे produce होते हैं. These type of oscillations are divided into two categories. One is your horizontal oscillation of a body on a string, another is your vertical oscillation of a body on a string. तो ये डिपेंड करता है आपकी अलाइनमेंट के ऊपर, मतलब कि एक बॉडी को आप किस तरीके से अलाइन कर रहे हैं, वेदर यू आर प्लेसिंग दैट बॉडी हॉरिजेंटली और यू आर प्लेसिंग दैट बॉडी वर्टिकली. So today in this video we will briefly discuss the horizontal oscillation of a body on a spring. तो इसके लिए बेसिकली आपको एक स्प्रिंग चाहिए, एक बॉडी चाहिए और उसको हमें किस तरीके से अलाइन करना है, हॉरिजेंटली अलाइन करना है सच दैट इट कुड प्रोड्यूस हॉरिजेंटल ऑसिलेशंस. To discuss horizontal oscillations, consider a massless spring lying on a frictionless horizontal table. Basically आपने ये massless spring consider करना है, जो कि यहाँ पे हम ये जो रेफर कर रहे हैं ये क्या है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसके ऊपर ये स्प्रिंग अटैच है. नाउ इसके एक एंड पे अगर आप देख रहे हैं तो एक मास m अटैच है. इट्स वन एंड इज अटैच टू ए रिजिड सपोर्ट. एक एंड देखते हैं तो रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है, एंड द अदर एंड टू ए बॉडी ऑफ मास m. इफ द बॉडी इज पुल्ड टूवर्ड राइट, मतलब आप इस बॉडी को अगर राइट में पुल करते हैं, खींचते हैं टूवर्ड्स राइट थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस x, तो हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको सिर्फ एक स्मॉल डिस्टेंस x में इसे क्या करना है, पुल करना है. देखिए ये तो इसकी स्टेबल पोजीशन थी जब इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे. अब आप जब इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, x डिस्टेंस पे पुल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई फोर्स नहीं है, ये बॉडी स्टेबल है. अब देखिए जब आप इसको x डिस्टेंस से क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ जी, स्प्रिंग कैसा मटेरियल होता है, स्प्रिंग इज ए इलास्टिक मटेरियल. इलास्टिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी. जो मटेरियल इलास्टिक होता है इट हैज़ एन प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करना चाहता है. तो यहाँ पे जब आप इसको यहाँ से यहाँ मतलब एक्स डिस्टेंस पे डिस्प्लेस करेंगे तो वापस से अपनी दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आना चाहेगा. ये जो फोर्स लगता है उसके अंदर खुद से एक फोर्स होता है, दैट फोर्स इज योर रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू फॉर्मुलेशन वाइज देखेंगे, दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. देखिए ये हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, फोर्स इज माइनस के एक्स. डिस्प्लेसमेंट कहाँ थी, प्लस एक्स डायरेक्शन में, बट आप देख रहे हैं फोर्स कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में. डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ फोर्स में नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए माइनस एक्स रखा है. के क्या होता है, के इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट. तो बेसिकली जब स्ट्रेचिंग का केस था, स्ट्रेच आपने पुल किया ना, तो ये क्या हुआ, स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेचिंग हुई, तो यहाँ पर स्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. अगर आप उस स्टेबल कंडीशन से उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो भी हम ले रहे हैं कि हम एक्स डिस्टेंस पे कंप्रेस करते हैं. एक चीज आपको माइंड में फिक्स रखनी है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स में हो रही है तो आपका फोर्स कहाँ लगेगा, प्लस एक्स में. ये तो वैल्यू ऑफ फोर्स है, हम सिर्फ ये डिपेंड कर रहे हैं कि जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन. हाँ जी, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. फोर्स को और क्या लिख सकते हैं, जनरली फोर्स इज रिटन एज मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कुड बी रिटन एज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ए को आप लिख सकते हैं डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर. हाँ जी बच्चा, सो बेसिकली हेयर यू कैन सी दैट फोर्स इज रिटन in a form of m into d square x upon dt square. Force is equal to mass into acceleration and acceleration could be written as second derivative of displacement. यहाँ से आप शिफ्ट कर लीजिए, मास को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, देन यू हैव डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर विल इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स. की बाय एम आपका किसके इक्वल होता है, स्क्वेयर ऑफ ओमेगा. के बाय एम कुड बी रिप्लेस बाय ओमेगा स्क्वेयर. दिस शोज दैट द एक्सेलरेशन is proportional to displacement and act opposite to it.
जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट में। हैज द बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है। इसके साथ साथ हम इसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड इज यूजुअली कैलकुलेटेड बाय सिंपल फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा। Calculate the value of omega from this equation. You have omega will equal to under root k by m. आपको इन दोनों को इक्वेट करना है, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो ओमेगा विल इक्वल टू रूट k by m पुट कर दीजिए। यू हैव द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। हाँ जी, यू ऑल्सो कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, सो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड 1/t। सो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। सो इट इज प्रिटी क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट द टाइम पीरियड विल बी स्मॉल और फ्रीक्वेंसी लार्ज इफ द स्प्रिंग इज स्टिफ। बेसिकली स्टिफ का रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, और स्प्रिंग किस पर डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, स्प्रिंग फैक्टर के रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग कांस्टेंट को, म्यू फ्रीक्वेंसी को, टी टाइम पीरियड पे। और आप ये भी चेक कर सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। दिस ओनली डिपेंड अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मास। Now we will discuss the second case, vertical oscillation of a body on a spring. Basically अब अलाइनमेंट किस तरीके से होगी कि आपकी बॉडी कैसे अलाइन है, वर्टिकली अलाइन है। Let's see the picture to make it clear. Vertical oscillation of a body on a spring is only possible when a spring is suspended vertically from a rigid support and the body of mass m is attached to its lower end. Basically देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, ये जो स्प्रिंग है वर्टिकली अलाइन किया है हमने, एक एंड इसका क्या है, यहाँ पे अटैच है, ठीक है। अनदर एंड पे अगर हम देखते हैं रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है, दैट मीन्स ये फिक्स है यहाँ पे। दूसरे एंड पे हम चेक करेंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मास को अटैच करेंगे उसके लोअर एंड पे। दो एंड होते हैं, एक फिक्स रखना है, दूसरे पे मास अटैच करना है। हाँ जी, देखिए जब तक आप इसमें कोई मास अटैच नहीं करते हैं तो वो इसकी रिलैक्स्ड और इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जैसे ही आप इसमें एक मास m अटैच करेंगे तो इसके अंदर वेट की वजह से क्या होगी, एक डिस्प्लेसमेंट होगी। उस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम d से डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये हमने एक रेफरेंस लेवल मेजर कर यहाँ पे डिनोट कर लिया है। इसकी स्प्रिंग के एक एंड पे जब आप मास m अटैच करते हैं तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है, तो दैट विल वेट, तो वेट ही उसका क्या बन जाता है, फोर्स। तो बेसिकली उस फोर्स की वजह से इस स्प्रिंग में क्या प्रोड्यूस होती है, स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, कितने डिस्टेंस से, डी से। ऑब्वियसली देखिए एक टाइप का वेट यहाँ किसका काम कर रहा है, फोर्स का काम कर रहा है। तो अब आप बात कर रहे हैं स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग इज ए इलास्टिक मटेरियल, हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो जिस भी मटेरियल में इलास्टिसिटी होती है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करना चाहता है। यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन के लिए इसको कैसा मूवमेंट करना पड़ेगा, अपवर्ड मूवमेंट करना पड़ेगा, इसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए जो फोर्स है यहाँ पे जो एक्ट करेगा वो किसके इक्वल होगा, जो ये वेट है उसी के इक्वल। तो दैट स्प्रिंग फोर्स हेयर इज के डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी जो वेट था वो किसके इक्वल हो जाएगा, के डी की। तो हियर इन दिस पोजीशन एम जी विल इक्वल टू के डी। हाँ जी, थर्ड पोजीशन देखिए, अगर क्या करते हैं हम, इफ द बॉडी बी पुल्ड वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस एक्स from its equilibrium position and then release, it begins to oscillate up and down about its position. The weight mg of the body act vertically downward while the restoring force, हाँ जी चेक करिए इसमें अगर हम डिस्कशन करें, अगर मान लें आप इसको x डिस्टेंस नीचे लेके जाते हैं और आप इसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, अब वेट कितना होगा, m इंटू जी, कहाँ लग रहा है वो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस स्प्रिंग के अंदर कितना रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होने वाला है, किस डायरेक्शन में, वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो रिस्टोरिंग फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, किसके इक्वल होगा, ऑलरेडी ये कितना था, d था, आपने x डिस्टेंस और लिया है तो d प्लस एक्स। नाउ द टोटल डिस्टेंस इज d प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो किसके इक्वल होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होएगी, के डी प्लस में के एक्स, क्योंकि आपका k कॉमन रहता है, यहाँ पे डिस्टेंस जो वेरी कर रहा है वो है d प्लस एक्स। सो टोटल फोर्स विल बी, अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेक करें
देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है mg, अपवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है kd प्लस में x। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। देखिए द नेट फोर्स विल बी mg, आपका फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स एग्जीक्यूट हो रहा है कितना। देखिए अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों क्या एक दूसरे से अपोजिट है, तो हम नेगेटिव माइनस लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया था, d ऑलरेडी था, प्लस में आपका क्या आ गया था x। आपने x डिस्टेंस उसमें क्या किया है, इंक्रीज किया है, मतलब आपने उसको x डिस्टेंस तक मूव किया, स्ट्रेच किया। हाँ जी, सो यू हैव द टोटल। अभी इससे अर्लियर एग्जांपल में हमने देखा जो mg है वो किसके इक्वल था, kd की। kd माइनस में kd प्लस में kx। हाँ जी, प्लस में आएगा माइनस में, माइनस प्लस इट कम्स आउट टू बी माइनस। सो kd से kd कैंसिल हो जाएगा, यू हैव द आंसर माइनस kx। तो एग्जैक्टली दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू माइनस kx ही होती है। k रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग कांस्टेंट को और x रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो आप जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, और वो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ होगा, सेम मैग्नीट्यूड का, जैसे जिस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। Now you can calculate the value of acceleration here. After that you can calculate the value of time period. Let's see. हाँ जी, तो ये वैल्यूज आपकी सेम रहती है। देखिए इफ डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क्र इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जनरली देखिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने फोर्स की वैल्यू अभी कैलकुलेट की, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। किसके इक्वल है, माइनस के एक्स के। Force, generally force is written is mass into acceleration. Acceleration could be written as a second derivative of displacement. So here you have the value of d square x upon dt square will equal to minus k by m into x. K by m किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के। Now you have the value of acceleration which will equal to minus omega square x. You can calculate the value of time period easily. Time period will equal to 2 pi by omega. ओमेगा आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x से x, ओमेगा स्क्वायर विल इक्वल टू k बाय m, सो ओमेगा विल इक्वल टू अंडर रूट k बाय m। सो टोटली यू हैव द टाइम पीरियड विच विल इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय q। ऑब्वियसली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ देखना चाहिए कि ग्रेविटी का इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है, किसके ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर। वेदर आप उस कैसे अलाइनमेंट कर रहे हैं, या चाहे आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करें चाहे आप वर्टिकल अलाइनमेंट करें, दोनों ही केसेस में आपने वैल्यू चेक की हो तो टाइम पीरियड की वैल्यू सेम ही आई थी। जब आपने हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ऑन ए बॉडी कैलकुलेट किया था तब भी आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट m बाई के ही थी। दिस इज ऑल अबाउट ऑसिलेशन ड्यू टू ए स्प्रिंग इन हॉरिजॉन्टल और इन वर्टिकल।